हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुए हैं और उन अधिवेशनों की अध्यक्षता और उनमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई, उन सभी को इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। अगर आप इमेज में देखें तो आप देख सकते हैं कलकत्ता में कितने सारे अधिवेशन हुए हैं, मद्रास में, मुंबई में और ऐसी काफ़ी जगह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए जो 1885 से 1947 तक। ओके, तो आज इस वीडियो में डिटेल से इम्पोर्टेंट अधिवेशनों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पर्पस से इम्पोर्टेंट है और उनसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। तो उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वह थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और स्थान कहाँ पर था? वह था मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और अगर कहें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे तो वह थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको शॉर्ट में A.O. ह्यूम भी कहते हैं, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। और उस समय पर जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ उस समय वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन। ओके, तो जब ये फर्स्ट अधिवेशन हुआ था 1885, उससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। तो एक हाईलाइटेड पॉइंट है, दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया, पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, तो जब इसका गठन हुआ या कह सकते हैं जब इसका पहला अधिवेशन हुआ उस समय कुल संख्या थी, कुल प्रतिनिधि थे वह थे 72। इतनी बात आप समझ गए। तो ये हो गया फर्स्ट अधिवेशन। अध्यक्ष याद रखना है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और उस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। और स्थान कहाँ था? मुंबई। इतनी बात आप समझ गए। तो आगे बढ़ते डिस्कस करते हैं दूसरे अधिवेशन की, जो हुआ था कोलकाता में 1886 में। जब जो कोलकाता का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और उस समय या उस अधिवेशन में क्या इम्पोर्टेंट घटना हुई? तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी से मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय कर दिया गया। ठीक है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसका कांग्रेस में विलय कर दिया गया। मतलब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने स्तर पर काम करती थी, जैसे कि जो इंटरकास्ट विवाह थे उनको बढ़ावा देती थी, कुलीनवाद, जो कुल के लोग होते हैं उनके बीच में जो शादियां होती हैं, और जो बहु विवाह था उसका विरोध भी करती थी। तो इस तरीके से जो ये काम करती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वह कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ उसके बाद वह कांग्रेस में मिला दी गई। इतनी बात आप समझ गए। और क्या घटना हुई? दूसरी घटना इंपॉर्टेंट हुई, कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन भी हुआ जिसमें कुल प्रतिनिधि थे 434। अगर दादा भाई नौरोजी की बात करें जो कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, वह 3 बार अध्यक्ष बने हैं। एक तो 1886 में, दूसरा 1893 में और तीसरा 1906 में। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया कोलकाता अधिवेशन 1886। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरा अधिवेशन मद्रास 1887 में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन जो हुआ 1887 में, उसकी अध्यक्षता की बदरुद्दीन तैयब जी ने। और क्या नारा निकला? कांग्रेसी बनो का नारा निकला। मतलब सारे लोग क्या बनो? कांग्रेसी बनो, ऐसा नारा निकला मद्रास के अधिवेशन में। और क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई? पहला तो हुआ कि विषय निर्धारण समिति की नींव रखी गई। महादेव गोविंद रानाडे द्वारा सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सोशल कॉन्फ्रेंस का आप समझ गए ना, क्या काम करती थी? इंटरकास्ट मैरिज वाला और ये बहु विवाह का विरोध, ये सब घटनाएं कौन करते थे? सोशल कॉन्फ्रेंस वाले लोग करते थे। ठीक है, तीसरा हुआ आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव। ठीक है, तो आर्म्स एक्ट का मतलब, आर्म्स एक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आर्म्स एक्ट मतलब जो भारतीय शस्त्र अधिनियम था जो 1878 में लिटन जो उस समय वाइसराय थे उसने पारित किया था, जिसमें
भारतीय नागरिकों के लिए लाइसेंस वाले भी शस्त्र या कोई भी हथियार या रखना या कह सकते उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध था। ठीक है, तो ये था आर्म्स एक्ट। मतलब भारतीयों के लिए, स्पेशली भारतीयों के लिए तो या तो कोई भी लाइसेंस वाली भी शस्त्र हो गया या कोई हथियार हो गया, वो रखना या उसका व्यापार करना पूरा दंडनीय अपराध था। ठीक है, क्योंकि इसमें भी ब्रिटिश सरकार भेदभाव कर रही थी, तो इसी का जो ये कह सकते हैं विरोध हुआ था और मद्रास के अधिवेशन में इसको डिसाइड किया गया था, इसका जो ये प्रस्ताव है इसका विरोध करेंगे। ठीक है, तो ये था आर्म्स एक्ट जो 1878 में लिटन जो उस समय वाइसराय थे उन्होंने पारित किया था। और एक और इम्पोर्टेंट घटना है पहला अधिवेशन, तमिल भाषा में भाषण। मतलब जो मद्रास का जो अधिवेशन था यह पहला अधिवेशन था जिसमें तमिल भाषा में भाषण दिया गया, तमिल लैंग्वेज में भाषण दिया गया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट कुछ इंसिडेंट घटनाएं थी जो इस मद्रास अधिवेशन में हुई। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इलाहाबाद के अधिवेशन की जो हुआ था 1888 में। इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। क्योंकि यह यूरोपीय थे तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम यूरोपीय जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह कौन थे? वह थे जॉर्ज यूले, जिन्होंने इलाहाबाद के 1888 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और क्या इम्पोर्टेंट हुआ? प्रथम बार लाला लाजपत राय अधिवेशन में शामिल हुए और हिंदी में भाषण दिया। ठीक है, तो जो लाला लाजपत राय थे वो सबसे पहले इलाहाबाद के अधिवेशन में ही शामिल हुए थे और उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। और क्या हुआ? गवर्नर कैल्विन ने इस अधिवेशन का विरोध किया। अधिवेशन हेतु स्थल उपलब्ध नहीं होने पर राजा दरभंगा ने इलाहाबाद में लोधार काउंसिल खरीदकर कांग्रेस को दिया। मतलब जो गवर्नर कैल्विन थे उन्होंने जो इलाहाबाद के अधिवेशन था उसका विरोध किया और उन्हें कहीं भी अधिवेशन करने के लिए जगह नहीं दी। तो जो राजा थे दरभंगा के उन्होंने लोधार काउंसिल खरीदकर कांग्रेस को दी कि आप यहाँ पर अधिवेशन कर सकते हैं। और क्या घटना हुई? जॉर्ज यूले के नेतृत्व में मुख्य मांगे थी नमक कर में कमी, मतलब जो नमक पर टैक्स लगता था उसमें कमी की जाए, शिक्षा पर व्यय में वृद्धि। इस अधिवेशन में संविधान निर्माण पर बल दिया गया। ठीक है, तो 3 इम्पोर्टेंट बातों पर जोर दिया गया। पहला तो था नमक कर में कमी की जाए, शिक्षा पर जो व्यय कम होता था उस पर ज़्यादा व्यय किया जाए ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और संविधान निर्माण पर भी जोर दिया जाए। ये कुछ इम्पोर्टेंट मांगे थी या कह सकते हैं ये इम्पोर्टेंट कुछ काम थे जो जॉर्ज यूले के नेतृत्व में किए गए। और उस समय सदस्य संख्या थी 1248। और क्या हुआ? यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक संगठन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की। ठीक है, तो इलाहाबाद अधिवेशन में ही यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक संगठन की स्थापना भी हुई जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की। ओके, तो कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ कथन की कहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो लॉर्ड डफरिंग थे उन्होंने क्या कहा? तो लॉर्ड डफरिंग ने कांग्रेस को कहा कि यह जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। यह किसने कहा? लॉर्ड डफरिंग ने। बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा? कांग्रेस को याचना संस्था कहा। अश्विनी कुमार दत्त ने क्या कहा कांग्रेस के बारे में? यह 3 दिनों का तमाशा कहा। ठीक है, तो 3 दिनों का तमाशा कहा किसने कहा? अश्विनी कुमार दत्त ने। किसके बारे में? कांग्रेस के जो अधिवेशन हो रहे थे उसके बारे में। और बिपिन चंद्र पाल ने भी कांग्रेस को याचना संस्था कहा। और लॉर्ड डफरिंग ने कहा कि कांग्रेस को की है जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट थे इलाहाबाद अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं तो मुंबई के 1889 के अधिवेशन के बारे में डिस्कस करते हैं जिसकी अध्यक्षता विलियम बेडर बर्न ने की। और इसमें 21 वर्षीय मताधिकार पारित किया गया। 21 वर्षीय मताधिकार से मतलब जो कह सकते हैं मतदान देने की आयु वह 21 वर्ष निर्धारित की गई। किस अधिवेशन में?
मुंबई के 1889 वाले अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे विलियम बेटर बर्न। ओके, कांग्रेस ने लंदन में अपनी एक संस्था ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया और समिति का मुख्य पात्र इंडिया संपादक विलियम डिग्बी रहे। ओके, तो कांग्रेस ने लंदन में भी अपनी एक संस्था खोली, क्या था? ब्रिटिश इंडिया कमेटी। इतनी बात आप समझ गए। तो अगर क्वेश्चन बनेगा कि मत देने की आयु जो 21 वर्ष डिसाइड की गई थी वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई, तो आंसर बनेगा वो मुंबई 1889 के अधिवेशन में हुई। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अब है कोलकाता का 1890 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की। और इसमें क्या हुआ? प्रथम महिला स्नातक, ठीक है, जो प्रथम महिला स्नातक थी जिन्होंने कॉलेज कर लिया था वह थी कादम्बिनी गांगुली। उन्होंने इस अधिवेशन में भाग लिया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नागपुर के 1891 के अधिवेशन के बारे में। इसके अध्यक्ष थे आनंद चार्लू और इसी अधिवेशन में कांग्रेस को दूसरा नाम राष्ट्रीयता दिया गया। ओके, तो कांग्रेस को दूसरा नाम राष्ट्रीयता किस अधिवेशन में मिला? नागपुर के 1891 के अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं इलाहाबाद के 1892 के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। व्योमेश चंद्र बनर्जी है वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी। ओके, यह अधिवेशन इंग्लैंड में प्रस्तावित था लेकिन वहाँ हो नहीं सका, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इतना इम्पोर्टेंट है कि इलाहाबाद के 1892 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं और कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1893 का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ओके, और इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई। मैंने आपको अभी बताया था कि दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की है। ओके, तो उन्होंने क्या किया? लाहौर के अधिवेशन में जो सिविल सेवा भारत के बाहर हो रही थी उसको भारत में करवाने की मांग करी। नेक्स्ट है पुणे का 1895 का अधिवेशन, ठीक है। तो कांग्रेस का जो पुणे में 1895 में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ओके, तिलक ने महादेव गोविंद रानाडे द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के मंच से बंद करवा दिया। ओके, तो जो महादेव गोविंद रानाडे थे और रघुनाथ राव थे, इन्होंने सोशल कॉन्फ्रेंस का कह सकते हैं शुरुआत की थी। मैंने आपको बताया था क्या करती थी वो? इंटरकास्ट वाले विवाह को बढ़ावा देती थी, जो बहु विवाह था उसका विरोध करती थी। तो उसी को किसने बंद करवा दिया? तिलक ने कांग्रेस के मंच से, जो ये अधिवेशन था पुणे का, उस मंच से उसको बंद करवा दिया। फिर क्या हुआ? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में संविधान पर दोबारा विचार विमर्श प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो इसी अधिवेशन में यह कह सकते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के अध्यक्षता में जो संविधान बन रहा था उस पर दोबारा विचार विमर्श भी प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है कोलकाता का 1896 का अधिवेशन। मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा मद्रास, कोलकाता, इलाहाबाद, इनमें सबसे ज़्यादा अधिवेशन हुए हैं जो एग्जाम पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट था कोलकाता 1896 का कांग्रेस का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की रहमतुल्लाह सयानी ने। और इसी अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया। ओके, किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। दादा भाई नौरोजी के धन बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने जो उनकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें उन्होंने धन बहिर्गमन के सिद्धांत को उसमें उकेरा कि क्यों इससे प्रॉब्लम है। धन बहिर्गमन सिद्धांत को थोड़ा जान लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भारत का बहुत सारा धन था वह भारत से इंग्लैंड जा रहा था, जो भारत को कह सकते हैं अंदर ही अंदर कमज़ोर बनाता जा रहा था, ठीक है। तो इसी का विरोध दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में किया था, क्योंकि वो जानते थे कि इसी तरह भारत का जो धन है, सारी संपत्ति है,
अगर वो धीरे धीरे ऐसे ही इंग्लैंड जाती रही तो भारत कमज़ोर हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें उन्होंने इस धन बहिर्गमन या कह सकते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसको उन्होंने बताया था कि इससे क्या क्या बुराइयां हैं। तो इसी को स्वीकार किया था कोलकाता के अधिवेशन में, जो 1896 में हुआ था। नेक्स्ट है कोलकाता 1901। ठीक है, तो जो अधिवेशन था कोलकाता का 1901 वाला, उसकी अध्यक्षता की थी दिनसा एडोल्वी वाचा ने। ओके, और महात्मा गांधी पहली बार इस अधिवेशन का हिस्सा बने थे। ठीक है, हिस्सा बनने और अध्यक्षता करने में फ़र्क है, तो कंफ्यूज मत होना। हिस्सा बने थे वह कोलकाता के 1901 में, एक मतलब कह सकते हैं कोलकाता के 1901 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें। ठीक है, नेक्स्ट पर चलें। नेक्स्ट है मुंबई का 1904 का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी सन हेनरी कॉटन ने, और मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार भाग लिया था। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मुंबई में जो अधिवेशन हुआ था 1904 में, उसमें पहली बार भाग लिया था। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब है कांग्रेस का वाराणसी का अधिवेशन, जो हुआ था 1905 में। इसकी अध्यक्षता की गोपाल कृष्ण गोखले ने। स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात कही, और ठीक है, तो इस अधिवेशन में क्या हुआ, जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें समर्थन देने की बात कही गई, क्योंकि यह अधिवेशन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। और क्या हुआ, इसमें विपक्ष का नेता की उपाधि भी गोखले को मिली। ओके, तो विपक्ष के नेता की उपाधि किसको मिली, गोखले को मिली। और यही गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कोलकाता के 1906 जो अधिवेशन हुआ था उसके बारे में। उसकी अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। जिन्ना इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए, और कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग भी नौरोजी, ये कह सकते हैं दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है सूरत अधिवेशन, जो हुआ था 1907 में। इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने, और इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस का नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, वह था सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रास बिहारी बोस। इंपॉर्टेंट है, याद करना आप लोग इसको। नेक्स्ट है कोलकाता का 1911 का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की विशन नारायण धर ने, और इसमें क्या हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जनगणमन। ठीक है, तो इसी अधिवेशन में राष्ट्रगान जनगणमन गाया गया। पहली बार गाया गया 27 दिसंबर 1911 को। सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसका मतलब जो तत्वबोधिनी पत्रिका थी उसमें 1912 में भारत भाग्य विधाता, तो जो उसका शीर्षक था, मतलब कह सकते हैं जो तत्वबोधिनी पत्रिका थी उसका शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। ठीक है, ऐसा प्रकाशित हुआ था 1912 में इस पत्रिका में, तत्वबोधिनी पत्रिका में। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार जनगणमन कब गाया गया, वो तो 27 दिसंबर 1911 में। ओके, नेक्स्ट है बांकीपुर अधिवेशन, जो हुआ था 1912 में। इसकी अध्यक्षता की थी R.N. मुधोलकर ने, और इस अधिवेशन में यह कह सकते हैं ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया, क्योंकि A.O. ह्यूम कांग्रेस के, यह कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, इसलिए उनको कांग्रेस का पिता भी कहा गया। किस अधिवेशन में, बांकीपुर अधिवेशन में, जो 1912 में हुआ था। नेक्स्ट है लखनऊ अधिवेशन, जो हुआ था 1916 में। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इससे क्या हुआ, कांग्रेस के नरम दल व गरम दल में समझौता हुआ, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका तिलक और एनी बेसेंट की रही।
मतलब जो सूरत अधिवेशन में जो गरम दल और नरम दल बट गए थे वह लखनऊ अधिवेशन में एक हो गए, और इनको एक करने का श्रेय कह सकते हैं सबसे ज़्यादा भूमिका बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की रही। तिलक और जिन्ना के सहयोग से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हुआ। मतलब जो मुस्लिम लीग थी वो अलग, जो कह सकते हैं वो अलग हो रही, उसने अलग पाकिस्तान की मांग भी की थी। तो जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था उसी में इसका समझौता हो गया और दोनों एक हो गए। ओके, तो इसी को लखनऊ समझौता या इसको कांग्रेस लीग पैक्ट भी कहते हैं। आगे क्या हुआ, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। ओके, तो जो मुस्लिम लीग की मांग थी कि हमारा अलग से निर्वाचन कह सकते हैं पृथक निर्वाचन हो, उसको स्वीकार किया जाए, तो यह मांग उनकी स्वीकार कर ली गई। लेकिन मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था। और क्या इंपॉर्टेंट घटना हुई, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। और किस अधिवेशन में, इसी अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में ही कहा था उन्होंने कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और क्या हुआ इसमें, कांग्रेस ने मार्ले मिंटो सुधार को अपनी स्वीकृति दी। ओके, और आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कोलकाता के 1917 के अधिवेशन के बारे में। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की, क्योंकि यह प्रथम विदेशी महिला थी। ठीक है, और या कह सकते हैं ये प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। ठीक है, क्योंकि अभी तक सारे पुरुष लोग ही अध्यक्षता कर रहे थे, लेकिन ये पहली महिला थी जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी कोलकाता के 1917 के अधिवेशन की। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, प्रथम विदेशी महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की वह थी एनी बेसेंट, या क्वेश्चन बन सकता है प्रथम महिला अध्यक्ष जिन्होंने कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की वह भी थी एनी बेसेंट। और इस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। इमेज में देख सकते हैं ये उस समय का, या कह सकते हैं 1917 का तिरंगा झंडा है जिसको कांग्रेस ने अपनाया था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था 1918 में, इसकी अध्यक्षता की मदन मोहन मालवीय ने, और इसमें उन्होंने हिंदी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया। कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को चुना गया। नहीं, इस अधिवेशन का अध्यक्ष किसको चुना गया था, बाल गंगाधर तिलक को चुना गया था। लेकिन वैलेंटाइन सिराल से संबंधित मुकदमे के मामले में वे ब्रिटेन चले गए थे। ओके, जो ये व्यक्ति है इमेज में देख सकते हैं, ये है वैलेंटाइन सिराल। इसको वैलेंटाइन चिरोल भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये व्यक्ति थे, इन्हीं के मुकदमे के सिलसिले में बाल गंगाधर ब्रिटेन चले गए थे। ठीक है, नहीं तो उनको इस अधिवेशन की अध्यक्षता करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलें। कुछ इंपोर्टेंट नोट हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है, तो ये व्यक्ति हैं जो वैलेंटाइन सिरोल, इनको चिरोल भी पढ़ते हैं, इन्होंने ही तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। और क्या इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखी थी। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन 1918 में मुंबई में, उस समय अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम, इन्होंने किया था, जिसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई और रॉलेट एक्ट पर विचार विमर्श के लिए यह अधिवेशन हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था 1919 में। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की और इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई और खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय हुआ। नेक्स्ट है कांग्रेस का नागपुर 1920 का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता वीर राघवाचार्य ने की। चितरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा इस अधिवेशन में। पहली बार, इंपॉर्टेंट है ये,
पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजन की बात कही गई। ठीक है, मतलब भाषा के आधार पर प्रांतों का विभाजन होना चाहिए, ऐसी बात नागपुर के अधिवेशन में ही उठी थी। प्रथम बार कांग्रेस ने रियासतों के लिए अपनी नीति घोषित की। एक विशेष अधिवेशन हुआ 1920 का कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की, जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। आगे बढ़ते हैं। अब है कांग्रेस का अहमदाबाद का अधिवेशन जो हुआ था 1921 में। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास को करनी थी, लेकिन वो जेल में थे, इसलिए इसकी अध्यक्षता की हकीम अजमल खान ने। ओके, और जो चित्तरंजन दास का भाषण था वह फिर पढ़ा किसने? सरोजनी नायडू ने। ठीक है, और ये अगर इमेज देख सकते हैं, ये भारतीय तिरंगा है जो 1921 में एक्सपेक्ट हुआ, मतलब कह सकते हैं एक्सेप्ट किया था इन लोगों ने। नेक्स्ट है गया का 1922, कांग्रेस का जो गया में हुआ था 1922 का अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। और इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी की स्थापना भी हुई 1923 में। 1923 में होने वाले चुनाव में भागीदारी की बात की गई, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया, और इसके बाद चित्तरंजन दास ने इस्तीफा दे दिया। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का काकीनाडा जो बंगाल में स्थित है, वहाँ का 1923 का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की। इन्होंने ही कामरेड समाचार पत्र का संपादन किया था। एक विशेष अधिवेशन हुआ दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की, और यह सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट है कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था 1924 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। ठीक है, तो यह कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई। और इसमें क्या हुआ? इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए, और इसमें गांधी और दास पैक्ट की स्वीकृति मिली। गांधी और दास पैक्ट से मतलब जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने अपनी स्वराज पार्टी बनाई थी, वह अब कांग्रेस के अंदर काम करेगी, ऐसी सहमति गांधी जी और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के बीच में बनी, इसलिए इसको गांधी और दास पैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन जो हुआ था 1925 में। इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की, और यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, जो एनी बेसेंट थी वह वह पहली विदेशी महिला थी, और जो सरोजनी नायडू थी यह प्रथम भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष बनी थी कानपुर में, जो अधिवेशन हुआ था 1925 में। इन्होंने हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लेकिन पारित नहीं हो सका। सरोजनी नायडू ने पहली बार लखनऊ अधिवेशन 1916 में भाग लिया था। ओके, इन्होंने भाग तो लिया था सबसे पहले 1916 में, लेकिन अध्यक्ष बनी वह कानपुर के अधिवेशन में 1925 में। नेक्स्ट हुआ कांग्रेस का गुवाहाटी अधिवेशन जो हुआ 1926 में। इसके अध्यक्ष रहे एम श्रीनिवास अयंकर, और इन्होंने कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया। ओके, तो कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य किस अधिवेशन में किया गया? गुवाहाटी के 1926 के अधिवेशन में, और अध्यक्ष थे उस समय श्रीनिवास अयंकर। नेक्स्ट है कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन 1927। अध्यक्ष रहे मुख्तार अहमद अंसारी। इस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध हुआ, और मुख्तार अहमद अंसारी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। ठीक है, तो प्रस्ताव पास हुआ मद्रास अधिवेशन में 1927 में। ओनली अभी पास हुआ है, पारित नहीं हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। पास हुआ मद्रास अधिवेशन में जो 1927 में हुआ।
नेक्स्ट हुआ कोलकाता का 1928 का कांग्रेस अधिवेशन। अध्यक्ष रहे मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट को स्वीकारने की बात की गई सरकार से, तो मतलब इन्होंने सरकार से जो नेहरू रिपोर्ट थी उसको स्वीकारने की बात कही, और स्वीकार नहीं होने पर अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू करने को कहा गया। और ठीक है, इस अधिवेशन में कांग्रेस का एक विदेश में भी भाग स्थापित किया गया। लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ 1929 में, अध्यक्ष रहे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, और उस समय था, या कह सकते हैं दिन था 31 दिसंबर 1926 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, पूर्ण स्वराज था उसको स्टार्ट किया, मतलब कह सकते हैं उसको पूर्ण स्वराज का जो बात थी वह हुई थी 31 दिसंबर 1926 को, और पारित हो गया था ये लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कहना चाह रहा है वो। आगे क्या होता है, 1930 ईस्वी में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो क्योंकि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया था, इसलिए 1930 में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है कराची अधिवेशन जो हुआ 1929 में, और इसके अध्यक्ष रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें मूल अधिकारों की मांग शामिल हुई, और प्रस्ताव बनाया जवाहरलाल नेहरू ने, और इसमें आर्थिक नीति से संबंधित एक प्रस्ताव भी रखा गया, और गांधी जी को प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन के लिए भी नामित, या कह सकते नॉमिनी भी किया गया, और इसी सम्मेलन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति मिली। ठीक है, गांधी इरविन समझौता थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो 1930 का प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी का कोई भी मेंबर शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, तो जो ब्रिटिश सरकार थी वह फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन से ही समझ गई थी कि बिना कांग्रेस के सहयोग से कोई भी फैसला संभव नहीं है, क्योंकि उस समय गांधी जी जेल में थे और उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। तो गांधी जी को लॉर्ड इरविन ने जेल से बाहर निकाला, और उनके बीच में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते में ये जान लेते हैं कि लॉर्ड इरविन ने कौन कौन सी बात स्वीकार की और कौन कौन सी बात गांधी जी ने स्वीकार की। तो पहले लॉर्ड इरविन के बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने गांधी जी की कौन कौन सी शर्तें स्वीकार की। लॉर्ड इरविन ने सबसे पहले तो ये स्वीकार किया कि जो हिंसा के आरोपी हैं उनको छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए, तो वो मान गए, और भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। तीसरी बात उन्होंने मानी कि भारतीय शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने वह धरना दे सकते हैं। चौथी बात उन्होंने ये मानी कि आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाए। और पांचवी बात ये मानी इरविन ने कि आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ 5 बातें थी जो इरविन गांधी जी की मान गए। अब इरविन की बातें जो गांधी जी को माननी पड़ी वह थी कि सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, और गांधी जी पुलिस की ज्यादतियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये बातें थी जो गांधी जी ने इरविन की मानी थी, ये कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार की मानी थी। ठीक है, क्योंकि गांधी इरविन समझौता इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह पहला समझौता था जिसमें कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार और भारतीयों के बीच कह सकते हैं बराबरी का स्तर था। नहीं तो अभी तक तो जो भी कह सकते हैं समझौते होते थे जिसमें ब्रिटिश सरकार ही कोई थोपती थी कोई चीज़ भारतीयों पे, लेकिन ये कह सकते हैं ये पहला समझौता था जिसमें दोनों पार्टी समान थी। ठीक है,
कुछ बातें इनकी मानेंगे, कुछ बातें इनकी मानेंगे, मतलब दोनों बराबर थे। तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, एग्जाम पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन जो हुआ 1934 में। अध्यक्ष रहे राजेंद्र प्रसाद। इसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी रहे और मंत्री श्री कृष्ण दास रहे। और अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना भी हुई, जिसके अध्यक्ष भी महात्मा गांधी रहे और मंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे। यह अधिवेशन कांग्रेस की स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया और इस अधिवेशन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, जिसकी स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने की और 1935 में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। नेक्स्ट है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1936 में जो हुआ, उसकी अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई और कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया। नेक्स्ट है फैजपुर बंगाल, जो कांग्रेस का अधिवेशन था जो फैजपुर बंगाल में हुआ था 1937 में, उसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने की। यह पहली बार ऐसा अधिवेशन था जो एक गांव में हुआ था और इसमें 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित हुए। ओके, नेक्स्ट है कांग्रेस का हरिपुरा, जो गुजरात में है स्थित, 1938 का कांग्रेस अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की और इन्होंने रोमन लिपि लागू करने की वकालत भी की। और भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों को भी शामिल किया। ओके, तो इसी अधिवेशन में रजवाड़ों को भी शामिल किया गया। नेक्स्ट है कांग्रेस का मध्य प्रदेश जो जबलपुर में अधिवेशन हुआ 1939 का। अध्यक्ष रहे सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया को हटाया और गांधी जी से विवाद होने पर इस्तीफा दिया। मैंने आपको इसका डिटेल्स है वो समझाया था क्यों सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, तो आप वो सारे जो भी संस्थाएं बनी हुई थी, प्रमुख संगठन उनके संस्थापक, वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन जो हुआ 1946 में। अध्यक्ष रहे JV कृपलानी। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने नवंबर में इस्तीफा दिया और इसके बाद जो कृपलानी थे वह अध्यक्ष बनाए गए थे और कह सकते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति तक कृपलानी ही अध्यक्ष थे। ओके, तो जो 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, कह सकते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति तक जो JV कृपलानी थे वह ही कांग्रेस अधिवेशनों के अध्यक्ष थे। इन्होंने नवंबर 1947 में इस्तीफा दे दिया और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कह सकते हैं आज़ादी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो आज़ादी से पहले रहे JV कृपलानी, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद भारत आज़ाद हुआ, फिर बने कह सकते हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो नवंबर में इन्होंने इस्तीफा दिया 1947 में और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के अध्यक्ष बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं, कह सकते हैं कथन है जो किसी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट व्यक्तियों द्वारा कहे गए हैं, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिए हैं तो आप उनको भी पढ़ लीजिए। जिनमें है वाइसराय करजन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही हैं। लाला लाजपत राय ने क्या कहा? लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? वर्ष में एक बार टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है,
इनका मतलब ऐसा था क्योंकि यह अधिवेशन प्रत्येक साल होते थे, तो उन्होंने कहा कि जैसे मेढक ना बरसात में आवाज़ निकालता ना, उसी के लिए उन्होंने बोला कि वर्ष में एक बार टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा। और क्या इम्पोर्टेंट है, स्थापना के संबंध में पेश किए जाने वाला सिद्धांत, क्या नाम था उसका, सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत भी पारित हुआ। ठीक है, इनको मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, इन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या किया वो जानना भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट ये डायलॉग यहाँ पर लिए। अब बात करते हैं कुछ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिवेशनों की। ठीक है, अभी तक हम सभी ने स्वतंत्रता प्राप्ति तक के अधिवेशन को डिस्कस कर लिया है, थोड़ा इनके बारे में भी नज़र डाल लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के अधिवेशन के बारे में जाने तो सबसे पहले हुआ 1948 का कांग्रेस का अधिवेशन जो जयपुर में हुआ, और इसके अध्यक्ष रहे पट्टाभी सीतारमैया। फिर हुआ 1950 में नासिक में, और अध्यक्ष रहे पुरुषोत्तम दास टंडन। फिर हुआ 1951 में नई दिल्ली में, और अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद इन्होंने हैदराबाद का जो अधिवेशन हुआ उसमें भी ये अध्यक्ष रहे। ठीक है, फिर हुआ 1955 में अवाड़ी में उछंग राय नवल राय ढेबर की अध्यक्षता में, जिन्होंने अमृतसर 1956 और गुवाहाटी 1958 अधिवेशनों की भी अध्यक्षता की। फिर हुआ 1955 में नागपुर में, और अध्यक्ष रहे श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट हुआ 1961 में गुजरात में, और अध्यक्ष रहे नीलम संजीव रेड्डी, और उन्होंने जो भुवनेश्वर में हुआ था उसकी अध्यक्षता भी की थी। 1963 में हुआ पटना में, और अध्यक्ष कौन रहे, दामोदरन संजीवैया, और इन्होंने जो भुवनेश्वर का 1964 का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने की। फिर होता है 1965 में दुर्गापुर में, अध्यक्ष रहे कामराज, इन्होंने अवाड़ी अधिवेशन जो 1955 में हुआ था वहाँ की भी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और क्या हुआ इम्पोर्टेंट, कांग्रेस ने देश में लोकतांत्रिक आधार पर समाजवादी राज्य की स्थापना की नीति को स्वीकार किया। ठीक है, तो कांग्रेस ने किस नीति को स्वीकार किया था, समाजवादी राज्य की स्थापना की नीति को। ठीक है, जिसे उसने भुवनेश्वर अधिवेशन, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ भुवनेश्वर में 1965 में, वहाँ पर उन्होंने इस बात को दोहराया कि कांग्रेस भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना की नीति को चालू करेगी। ओके, तो इस तरीके से हम सभी ने स्वतंत्रता प्राप्ति तक, या कह सकते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के सारे इम्पोर्टेंट अधिवेशनों को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और जो एग्जाम पर्पज से जो कथन भी इम्पोर्टेंट है, जो व्यक्तियों द्वारा कांग्रेस के लिए कहे गए हैं, वह भी इस वीडियो में हम सभी ने डिस्कस कर लिए। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैंने ये वीडियो थोड़ा डिटेल से इसलिए बनाया है क्योंकि अब जो एग्ज़ाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें, या कह सकते हैं इम्पोर्टेंट नोट पढ़ के एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। अगर आप बिल्कुल भी डीप नहीं जाएंगे ना, तो एग्ज़ाम, कह सकते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रॉस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इस समय पर। ठीक है बच्चों, तो घबराना मत, कुछ चीज़ों को, या कह सकते हैं कुछ टॉपिकों को थोड़ा डिटेल से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए लाती रहूँगी। ओके बच्चों।